हेलो एंड वेलकम जी दोस्तों। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स 2022 हमने ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम आपको गाइड कर रहे हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स हैं, और फिर आपने जनाब क्या चीज़ें भेजनी हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, और ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम। लेकिन वो सारी डिटेल्स जो हमने दी थी वो थी इंग्लिश में। ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। ये जो कंट्रीज़ हैं चार पांच कंट्रीज़ यहाँ से, तो इनमें अक्सर लोग हिंदी और उर्दू हिंदी ये समझते हैं। और मैंने सोचा कि ज़्यादा आसानी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो हिंदी या उर्दू में हो, ताकि इससे जो कन्फ्यूजन्स हैं व्यूअर्स को वो दूर हो सके और अच्छे तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और कोई आपका क्वेश्चन बाकी ना रहे ज़्यादातर। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी लेंथी वीडियो होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स डिस्कस कर लूँ। और अगर आप दोस्त कमेंट्स में लिख के देंगे कि आपको फॉर्म फिल करने में भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको इंग्लिश की जो वीडियो है उसमें कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है या आपको समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, तो मैं वो फिर जो फॉर्म्स हैं उनके लिए भी एक या दो वीडियोस आपको उर्दू और हिंदी में बता दूंगा या बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आसानी से ये फॉर्म भी फिल कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उर्दू हिंदी में फॉर्म फिल करने का भी तरीका बताऊं कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं देखूंगा मिनिमम 100 के करीब अगर कमेंट्स हुए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। देन मुझे समझ आएगी कि आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू हिंदी में मतलब गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है फॉर्म फिल करने में भी। ठीक है, आप भी ये चलते हैं जी कि इस वीडियो की ज़रूरत क्यों है। मैंने एक पोस्ट की थी, ये आप देख सकते हैं 2 दिन पहले की ये पोस्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसके अंदर मैंने पूछा था कि क्या आपको इंग्लिश के साथ आप ओके हैं या आपको उर्दू हिंदी में भी या पंजाबी में भी मैंने कहा था। बहरहाल ज़रूरत है गाइडेंस की, या आप समझते हैं कि उर्दू हिंदी की जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो 26% लोगों ने मुझे यहाँ पे उर्दू हिंदी के लिए रिकमेंड किया था। आई एम सॉरी फॉर 74% पीपल हु वांट मी टू डू दिस कंटेंट इन इंग्लिश। I will try to continue English series as well, but for the easiness of the persons or the people who are more familiar with Urdu Hindi, I am making this content in Urdu और हिंदी। 112 लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स वोट किए थे, जिसमें से 26% उर्दू हिंदी के लिए कह रहे थे और 7% लोगों ने सिर्फ कमेंट्स किए थे। 7 लोगों ने कमेंट किए थे और 10 लोगों ने इसको लाइक किया था। तो जब आप कोई ऐसी पोस्ट देखे हैं उसको एटलीस्ट लाइक और कमेंट अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सके। चलते हैं अब इस वीडियो का जो मेजर कंटेंट है उसकी तरफ। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और लाइक के साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि 77% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और इसको लाइक ज़रूर करें। तो ये है जी इस दफ़ा का जो पोस्टर इस स्कॉलरशिप के लिए, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2022, एम हाई ड्रीम बिग टुगेदर इन कोरिया। सही है। तो कोरिया एक बहुत एडवांस्ड मुल्क है, कंट्री है, जिसके अंदर आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगी। यहाँ पे आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा जहाँ पे आप समझेंगे कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर आपका ये स्कॉलरशिप हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझें और आप समझें कि आपने वाकई पिछली जो डिग्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत मेहनत करी है। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसके अंदर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वीडियोस में, आई होप सब ने देखा होगा कि एसोसिएट डिग्री है, 2 से 3 साल की डिग्री होती है, और इसके अंदर +1 ईयर कोरियन लैंग्वेज होगा, और बैचलर्स कोर्स है वो 4 से 6 साल है। पहले सिर्फ 4 साल के होते थे, लेकिन इस साल से इस 2022 के लिए उन्होंने 6
ईयर वाले प्रोग्राम भी ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन और मेडिसन रिलेटेड, मेडिसन मीन MBBS और अदर फील्ड्स रिलेटेड टू मेडिसन। लेकिन इस साल सिर्फ सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मेडिसन की अब तक मुझे डिपार्टमेंट नज़र आया फॉर एम्बेसी ट्रैक, राइट। तो इस जो वीडियो है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि दोनों जो हैं वेज उनको हम कवर कर लें, और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि एम्बेसी को ज़्यादा डिस्कस करें क्योंकि उसकी डेट जल्दी है, और फिर हम उसको यूनिवर्सिटी के लिए भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए, कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी। कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग ये 1 ईयर का प्रोग्राम होगा स्टार्ट में। अब आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है सर कि यहाँ पे एजुकेशन इंग्लिश में होगी या कोरियन में होगी। आपको कोरियन लैंग्वेज इतनी आनी चाहिए 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज क्लास के बाद कि आप टॉपिक लेवल 3 क्लियर करके जाएंगे, तभी आप अगली डिग्री में ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज़ आपको 6 महीने और दिए जाएंगे कि आप ये कोरियन लैंग्वेज स्टडी करें और टॉपिक लेवल 3 और 4 क्लियर करें, और देन यू कैन ज्वाइन यूर होम यूनिवर्सिटी और ओरिजिनल यूनिवर्सिटी वेयर जहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री और एसोसिएट डिग्री कंटिन्यू करनी है या शुरू करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी कोर्सेज काफ़ी सारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन आपको कोरियन लैंग्वेज इतनी आती होगी कि आप इसको फुली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और बुक्स वगैरह आपको मिक्स मिल जाती हैं, इंग्लिश कोरियन उसका मसला नहीं है। इवन कई जो प्रोफेसर कोरियन में पढ़ाते हैं वो रिलैक्स कर देते हैं कि आपको इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा। और कोरियन लैंग्वेज का जो पहला साल है उसके अंदर भी आपको उतनी ही फंडिंग मिलेगी बाकी जितनी 4 साल या 6 साल आपको मिलेगी, तो इसकी भी टेंशन नहीं है। सेम फंडिंग होगी, सारे बेनिफिट सेम होंगे। अब बेनिफिट्स यहाँ पे क्या क्या है, राउंड ट्रिप एयर फेयर है, मीन कि आपको स्टार्ट में एक टिकट मिलेगा और एक आपको एंड पे टिकट मिलेगा जब आप घर जाएंगे फाइनल आफ्टर डिग्री। सेटलमेंट अलाउंस ये होगा $100 और समथिंग। तो इसके अंदर आप जब कोरिया में आते हैं तो अगर आपके पास पहले से पैसे नहीं हैं ऐसी चीज़ें ख़रीदने के जो लाजमी होती हैं, फॉर एग्जांपल रूम के अंदर रखने के लिए चीज़ें, तो वो आप खरीद सकते हैं। मंथली अलाउंस आपको मिलेगा, वो आप मैं डिटेल आपको जाके PDF फाइल में दूंगा। कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी, ये भी फ़ीस आपकी कोई नहीं होगी, इसके साथ भी आपको ये सारे अलाउंस मिलेंगे। ट्यूशन फ़ीस आपकी फुली कवर्ड है, मेडिकल इंश्योरेंस फुली कवर्ड है, कोरियन प्रोफिशेंसी ग्रांट्स होंगी। अगर आप लेवल 5 और 6 कर लेते हैं, मतलब एक लेवल एडवांस चले जाते हैं रिक्वायर्ड से, तो आपको $100 पर मंथ ज़्यादा मिलेंगे। डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स भी मिलेगी एंड पे, ताकि आप थीसिस अपना जो है वो सबमिट कर सकें और थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर सकें। तो मेजर ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन गाइड है जो अब ये मोस्टली स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर ये हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप किसी भी वीडियो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर जाएंगे तो स्टडी कोरिया का एक एंड पे जाके लिंक दिया हुआ है, उस पे चले जाइए। मैं ये दोबारा से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। ये देखें, इस अगर अदरवाइज आप studyinkorea.go.kr खोलें, इंग्लिश में इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद ये देखें रीसेंट आर्टिकल्स, और ये ग्लोबल कोरिया अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम नोटिस आया हुआ है 2022, तो ये नोटिस है, ठीक है। अगर आपको इस तरह नहीं मिलता आप स्कॉलरशिप्स में जाइए और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप और GKS नोटिस, तो ये अंडर ग्रेजुएट का नोटिस आ जाएगा। इसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये बताने का मकसद नहीं है यहाँ पे बताना यह है कि आपने पोस्टर कैसे डाउनलोड करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश गाइडलाइंस जो हैं इनको आप डाउनलोड कीजिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश में होंगे, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, ये लाजमी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, वो यूनिवर्सिटी ट्रैक हो या एम्बेसी ट्रैक हो, बोथ में उन्हीं डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो इस फाइल में गिवन है, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी के अंदर 60 डिपार्टमेंट हैं, तो इस स्कॉलरशिप्स के अंडर हो सकते हैं 40 डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान करनी है। मैं ये सारा चीज़ें आपको साथ साथ करता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। फिर फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स आपने डाउनलोड कर लेने, ये डॉक्यूमेंट्स में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू दिस फॉर्म्स एंड अदर स्टफ, वो ये है कि सर ये फॉर्म जो है ये मैंने कैसे फिल करने हैं, पेन से करने हैं, कैसे करने हैं। पेन से भाई या बहन नहीं करने, ये जितने फॉर्म्स होते हैं जो स्कॉलरशिप्स होते हैं इनको आप कंप्यूटर में
MS वर्ड, ठीक है, MS ऑफिस इंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप किसी से असिस्टेंस लीजिए, उसके रहनुमाई में आप जाएं किसी, जैसे होता है प्रिंटिंग शॉप और समथिंग, उनसे कहिए कि इस तरह से आपको ये फिल करना है, तो आप वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करिए या किसी से एक दिन के लिए आप ले लीजिए, बारो कीजिए और इसको फिल आउट कीजिए। फिर आप प्रिंट आउट लीजिए और फिर साइन जो है और डेट वो अपने पेन से लिखिए कीजिए, ब्लू और ब्लैक पेन जो भी आपके पास हो उससे कर दीजिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स अभी मैं साथ साथ आपको देता जाऊंगा इस चीज़ के लिए। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन बुक हो गई जो इंग्लिश में हमने डाउनलोड कीजिए। इसमें ये आउटलाइंस हैं, ये सारा प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है और एंड पे आपको फॉर्म दिए हुए हैं PDF फाइल में। लेकिन आपको PDF फाइल में फिल नहीं होने आपसे, आपको फिल आउट करने हैं ये जो डॉक्स हैं, डॉक मीन के ये वर्ड फाइल्स हैं जो हम अभी ओपन करके भी आपको दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले हम अब सारी चीज़ें ये देते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको मैंने डिग्री प्रोग्राम बता दिया। एसोसिएट डिग्री काइंड ऑफ डिप्लोमा होता है, टेक्निकल डिप्लोमा, जिसके अंदर आप 2 से 3 साल एक टेक्निकल डिग्री पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिक्स और डिप्लोमा इन केमिकल्स और समथिंग। इस साल मेडिसिन और आर्किटेक्चर भी है जो 6 साल की डिग्री होगी और 5 साल की डिग्री होगी, और दूसरा यह कि 4 साल की डिग्रीज तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं, ये है जी हमारे पास एप्लीकेशन ट्रैक्स, एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब यहाँ पे एम्बेसी ट्रैक के जो जर्नल मीन क्या है, जर्नल मीन कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेस से, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, इवन एंटरटेनमेंट और बाकी जो आर्ट्स के हैं या साइंस है या इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है उसके हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन फील्ड में, इन गिवन डिपार्टमेंट, इन गिवन यूनिवर्सिटीज़, राइट। और रीजनल यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू सिर्फ आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपका मेजर नेचुरल साइंसेस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और इस तरह के जो फील्ड हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल साइंस मीन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फूड साइंस और इस तरह का जो है जियोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये नंबर ऑफ स्कॉलर्स 125 फॉर दिस एम्बेसी ट्रैक एंड 95 फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक, 220 टोटल इस साल सेलेक्ट होंगे। अब कोटा है, ये आप कोटा अपने कंट्रीज़ के लिए जहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एम्बेसी ट्रैक का कोटा है फॉर पाकिस्तान 1 सीट, नेपाल 1 सीट, बांग्लादेश 1 सीट, श्रीलंका 2 सीट्स, इंडिया 3 सीट, एंड जो भी आपका कंट्री है इसके अलावा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए इंडिया में की 3 सीटें हैं। इस तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और 48 कंट्रीज़, इनके लिए टोटल 9 सीटें। अब 9 सीटें मीन कि आप इन सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट के साथ compete करेंगे। लेकिन इसका ये भी एडवांटेज हो सकता है कि हो सकता है आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों और इन कंट्रीज़ के मुकाबले में, और दूसरी बात है आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो अच्छे हों, तो इन 9 में से हो सकता है बांग्लादेश से 2 आ जाएँ, दो पाकिस्तान से आ जाएँ, नेपाल, श्रीलंका। तो ये लाजमी नहीं है कि मतलब एक कंट्री से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें ये एडवांटेज भी हो जाएगा। एसोसिएट डिग्रीज़ में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं जी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड फील्ड ऑफ स्टडीज़। तो ये है आपको बताया हुआ कि वो डॉक्यूमेंट जो फाइल में आपको ऑनलाइन बताया है कैसे डाउनलोड करनी है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको जो मिलेगी तो वहाँ से आपने ये फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको एंड पे सारा ये फाइल्स हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल हैं और ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ से डिपार्टमेंट खोल के एम्बेसी ट्रैक के ये डिपार्टमेंट्स हैं हर यूनिवर्सिटी के, और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसके लिए ये डिपार्टमेंट गिवन है। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में करके सारा बताऊंगा। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। टाइप ए और टाइप बी का मतलब वैसे कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने जब एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी टाइप बी से ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। आप 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टाइप बी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों यूनिवर्सिटीज़ आपने टाइप ए सेलेक्ट नहीं करनी, 2 मैक्सिमम आप टाइप ए करेंगे और एक ज़रूरी है कि आप बी से करें। आपको समझ आ गई? ए से आप मैक्सिमम 2 कर सकते हैं और मिनिमम बी से आपने 1 करनी है, 3 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। लेकिन बी से अगर आप 3 भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो अगर
आप यहाँ से 3 या 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, राइट। ये एम्बेसी ट्रैक वालों के लिए। यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए फर्स्ट वाली। एसोसिएट डिग्री वाले ये सिलेक्ट करेंगे इनर टेक्निकल एंड क्योंबुक यूनिवर्सिटी, ये जो कॉलेजेस हैं टेक्निकल काइंड ऑफ, या यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज होगा तो ये आप एसोसिएट डिग्री वाले ये सिलेक्ट करेंगे। बट ये रीजनल यूनिवर्सिटीज़ फॉर नेचुरल साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो यहाँ से एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और उसका एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ एम्बेसी ट्रैक के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सर मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेकिन एक बात का जहन में रहे कि आपने SOP या पर्सनल स्टेटमेंट जो है या मोटिवेशन लेटर जिसे हम आल्सो कहते हैं वो जो है वो एक ही होगा। तो आपके जो डिपार्टमेंट तीनों आप सिलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब हर यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट, वो रेलिवेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि अगर आप केमिस्ट्री के हैं, आपने केमिस्ट्री से मतलब आप डिग्री करना चाहते हैं या आप सिलेक्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, मटेरियल डिपार्टमेंट, इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये रिलेटेड हैं। आप वो जो SOP लिखेंगे उसके अंदर आप लिखेंगे कि आपका मटेरियल्स केमिकल या केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो इस तरह से आसानी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं अप्लाई, तो इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं या मैकाट्रॉनिक्स या काइंड ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, तो ये तीनों फील्ड क्या होंगी, ये रेलिवेंट होंगी। और इसके अंदर अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं तो ऐसे वर्ड यूज़ होंगे जो तीनों में अप्लाई होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक आप केमिकल में जा रहे हैं, केमिकल में जा रहे हैं और दूसरा आप यहाँ पे चले जाते हैं बिजनेस डिपार्टमेंट में, तो वो रिलेशन नहीं रहेगा, रेलिवेंट नहीं रहेंगे। इस तरीके से आपका डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। नेशनैलिटी आप ऊपर जो गिवन डिटेल्स हैं कोटा वाला वहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आपका कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे मौजूद हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन अगर यहाँ पे ये है कि अगर आपने हाई स्कूल मतलब 12th ग्रेड अगर पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिए हुए हैं लेकिन हमारा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। और अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो प्रीवियस ईयर की बेस पे उन्होंने लिखा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आप ले लें, वो आपको अपना स्कूल बना के देगा कि सर इनका रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल सितंबर की 30 को आएगा या अक्टूबर की 15 को आएगा, जो भी वो लिखेंगे, और वो स्टैम्प और साइन दे दे। लेकिन मसला ये है कि इस साल के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका 11th का जो रिज़ल्ट था पाकिस्तान में वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, तो उनके पास रिज़ल्ट कार्ड नहीं है कोई भी। अब उनके पास है जी 10th ग्रेड का रिज़ल्ट। तो अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th ग्रेड के रिज़ल्ट्स के साथ अप्लाई कर दीजिए और 12th का आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपने कॉलेज से, उस पर साइन वगैरह लिख के, और उनसे ये भी कहें कि ये लिख दें कि 11वीं के जो या 11th क्लास के जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल हो गए थे कोविड की वजह से। तो और ये बच्चा या ये स्टूडेंट जो है वो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फॉर एग्जांपल 85% मिनिमम ले लेगा या 80% मिनिमम ले लेगा, क्योंकि 80% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके 80% नहीं है तो आप अगर टॉप 20% स्टूडेंट्स में हैं, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट आपकी क्लास में या स्कूल में से अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में और आप उनमें आपकी पोजीशन विद इन 20 है, फॉर एग्जांपल आप 8th पोजीशन पे हैं अपनी क्लास में या 10th पे 12th पे, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, आपका रिज़ल्ट फरवरी 28, 2022 तक लाजमी आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्च या 1 मार्च से आपने ज़रूर ज्वाइन करना है हर सूरत में यूनिवर्सिटी को। तो आपको अपना डिग्री और रिज़ल्ट कार्ड जो है वो आपको जमा कराना होगा हर सूरत में। ठीक है, और बाकी कुछ डिटेल्स हैं जो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हैं, वो फिर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड बता दूँगा। ग्रेड्स जो है ये आप 80% मैंने बता दिया, या आप टॉप 20% विद इन वंस क्लास अगर 100 में से, या फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं टोटल, तो आप टॉप 10 में अगर हैं, पहले 10 में हैं
तो आपके क्या होगा, टॉप 20% में आ जाएंगे। तो ये भी सही है। अगर आपका जीपीएस सिस्टम CGPA, ये पाकिस्तान इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है तो फिर आपको कन्वर्जन टेबल एंड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन बुक दिया हुआ है, वहाँ से आपको जीपीए के मुताबिक 100% पे कन्वर्ट करके ग्रेडिंग सिस्टम देना होगा। एज आपकी 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या एज लिमिट हमारी क्या होगी। 25 साल से ऊपर अगर आपकी एज बन जाती है ये 1 मार्च 2022 को, तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर 25 साल से कम है, 1 या 2 दिन भी कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मार्च 1597 से है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, स्टडी गैप का भी होता है कि अगर 1, 2 साल, 3 साल स्टडी गैप है तो कोई मसला नहीं है। और कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मैं तो 2 साल पहले ग्रेजुएट हो गया हूँ, अभी अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ और मेरे 80% से ज़्यादा मार्क्स है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। जी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान या इंडिया से सिलेक्ट होते हैं वो 1-2 साल पीछे मतलब पुराने से भी होते हैं। अक्सर मेरा ये ऑब्जर्वेशन रही है, क्योंकि वो यही मसला आता है कि आपका एग्ज़ाम हुए होते हैं लेकिन आपके अभी तक रिज़ल्ट कार्ड नहीं आते या रिज़ल्ट्स नहीं आए होते, तो लोग अप्लाई भी नहीं करते, और कुछ अप्लाई करते हैं तो उनके पास सही तरह से डॉक्यूमेंट नहीं बना होता जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है। तो इस वजह से भी आप, अगर आपने 2020 में या 2019 में ये 12th ग्रेड किया है या FSC की है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हेल्थ का कोई इतना मसला नहीं है यहाँ पे। ये एक पर्सनल दिया हुआ मेडिकल चेकअप एंड पे वो आपने खुद ही फिल करना है, तो उसके लिए कोई नहीं है। ये वो है जो कोरिया से अगर हाई स्कूल किया तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और ये चीज़ें यू मस्ट चूज़ एंड अप्लाई फॉर ओनली 1 ट्रैक। 2 ट्रैक से आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके ये जमा होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद उनका एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर आप जिस कंट्री से हैं उसमें, और आपने जो आइडेंटिटी कार्ड या आपने जो सिटीजनशिप प्रूफ दिया हुआ है उसका नंबर वो दे देते हैं अंदर। तो जैसे ही अगर आप दोनों से आपने अप्लाई किया होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और आपको दोनों से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओनली 1 ट्रैक, ठीक है, या एम्बेसी ट्रैक से जाएं या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक से जाएं। एक ट्रैक से जाएं और एक ट्रैक से अप्लाई करें, ठीक है। दोनों ट्रैक से आप फिर आप सिलेक्शन आपकी नहीं होगी, तो इससे बेहतर है कि सिर्फ एक से चांस लें और अच्छा चांस लें। इसके अलावा अगर आप पिछली दफ़ा भी अप्लाई कर चुके हैं तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक फॉर्म नंबर 1 वो फिल करना है। वो इंग्लिश में तो मैं करके दे चुका हूँ, वो अगर उर्दू हिंदी में भी आपको करवाना है तो वो मैं बाद में किसी वीडियो में कर दूंगा, एक दिन में अगर आप कहेंगे तो। लेकिन उसके लिए वही बात है कि फिर आपको कमेंट्स में बताना होगा कि सर हाँ हमें चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट, ये मोटिवेशन लेटर होता है, इसका जो है मैं पिछले साल डिस्कस कर चुका हूँ कैसे लिखना है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर मुझे टाइम मिला और आप लोगों ने कहा तो फिर। और स्टडी प्लान, ये फॉर्म 2 फॉर्म 3 क्योंकि थोड़े लेंथी हैं तो इनको भी करना पड़ेगा। सिंगल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन लेटर है जो आपका टीचर या आपका प्रिंसिपल जो कॉलेज या स्कूल का है वो बना के देगा कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मेहनती हैं, टीम वर्क करते हैं, और इस तरह के जो स्किल्स होते हैं, तारीफ़ी कलमात जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो लिखेंगे। और एंड पे वो लिखेंगे कि जी मैं हाँ इसको रिकमेंड करता हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए, आप काइंडली इसको चांस दीजिए। अगर आपने चांस दिया तो ये आपको मायूस नहीं करेगा। तो ये इस तरह का लेटर होता है। अब लेटर को जो है वो सील करना होता है। सील का मतलब ये होता है कि जब वो लेटर, इसके अंदर एक फॉर्म 4 गिवन है, एक पेज वो प्रिंट आउट होगा। प्रिंट आउट करने से पहले वहाँ पे टीचर का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख के तो उसके बाद प्रिंट लीजिए, और उसके अंदर वो जो सिग्नेचर और डेट है वो टीचर जो आपका है वो हाथ से करके या मतलब पेन से करके, उसके बाद एक और लेटर बनाएगा एक पेज का, ठीक है। एक मैक्सिमम 1 पेज का ही वो जो लेटर बनाए वो होना चाहिए। उसको सिंपल A4 पेज पे भी प्रिंट आउट वो कर सकते हैं, और अगर कॉलेज का कोई पैड वगैरह बना हुआ है तो उस पर भी अगर कर दे तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर सिंपल पेपर पे प्रिंट आउट करता है तो वो भी सही है, इस ओके। हाथ से नहीं लिखना क्योंकि हैंड राइटिंग यहाँ पे नहीं चलती, तो आपको उसको कंप्यूटर पे टाइप करना है और उसके बाद वो प्रिंट आउट लेगा। नीचे उसके नाम,
उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, और उसकी पोजीशन, वो साइंस टीचर है, मैथ टीचर है या प्रिंसिपल है कॉलेज का जो भी है, और फिर नीचे सिग्नेचर पेन के साथ। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। उस रिकमेंडेशन लेटर को आपने सील करना होता है। सील मतलब जो इन्वेल्प होता है, जिसे हम डाक वाला लिफाफा भी कहते हैं, तो वो जो इन्वेल्प होगा वो आप लेंगे। इन्वेल्प के अंदर वो ये फॉर्म 4 जो आप फिल करके उसने साइन किया टीचर ने, और वो जो एक पेज का लेटर उसने बनाया और फिर साइन किया, वो दोनों इकट्ठे, अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं, अगर एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म 4 का और उस लेटर के 3 कॉपीज़ और करा लीजिए। वो साइन करने के बाद उनको कहें कि सर इसकी कॉपीज़ कीजिए, वो 3 कॉपीज़ और ये ओरिजिनल, तो टोटल 4। इसको अब आपने एक इन्वेल्प में अगर बंद क्लोज करना चाहें तो भी ओके है, लेकिन अगर हर किसी को अलग अलग, मतलब फॉर्म 4 + 1 पेज, 2 पेज ये टोटल, तो 4 इन्वेल्प में, डिफरेंट इन्वेल्प में भी क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने का तरीका बताता हूँ, या आप चारों मतलब फॉर्म 4 की 4 कॉपीज़ और उस 1 लेटर की 4 कॉपीज़ वो सेम इन्वेल्प में भी बंद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जब वो बैक फ्लैप जो होता है जहाँ से भी बंद करते हैं हम एनवेल्प, वहाँ पे उसको बंद मतलब ऐसे फोल्ड करेगा। फोल्ड करने के बाद ऊपर साइन करेगा, उसको कहें कि सर साइन थोड़े बड़े करके कर दीजिए ताकि ये पता चले कि सही तरह से साइन हो गया। साइन के बाद सील करना है। सील का मतलब ये होता है कि या तो आप पहले ग्लू से उसको बंद कर लें, सील कर लें और फिर साइन करें, तो उसका ख़तरा ये होता है कि वो किसी वक्त भी ग्लू ख़त्म हो जाए या लूज़ हो जाए तो वो खुल सकता है, सील ब्रोक हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो ब्रोकन जो सील है वो रिकमेंड नहीं करते, ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि वो साइन करें, साइन करने के बाद ऊपर टेप लगा दें, ट्रांसपेरेंट एक टेप में जो होती है जैसे नोट वगैरह पे लगाने के लिए होती है, तो वो अगर वो सही तरह से लगा दें तो वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। एप्लीकेंट्स एग्रीमेंट, ये एक सिंपल फॉर्म है, प्रिंट आउट कीजिए, उसको टिक मार्क्स करते जाइए और नीचे साइन कर दीजिए। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट येस नो जहाँ पे भी वहाँ पे आपको लगे वो कर दीजिए और नीचे साइन और डेट और नेम लिख दीजिए। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपको देना होता है। इसके अंदर अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है और इंग्लिश में है, इंग्लिश में होना लाजमी है, तो आपको वो दे दीजिए और उसके ऊपर बर्थ डेट भी लिखी होगी। और अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये 1 घंटे में बन जाता है पाकिस्तान में। अब इंडिया का मुझे नहीं पता, तो ये दीजिए। और अगर FRC नहीं बनवा सकते तो कोई भी सिटीजनशिप प्रूफ के लिए आपका फॉर एग्जांपल पासपोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर बस वो होना चाहिए कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन होनी चाहिए और कंट्री मेंशन होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए पूरी। कंट्री मेंशन हो, आपका नेम मेंशन हो और बर्थ डेट मेंशन हो, तो इंग्लिश में हो, ये चीज़ें मेंशन है तो दैट्स ओके। अगर अदरवाइज़ आपका कोई ड्राइवर्स लाइसेंस या इस तरह का अगर है तो वो भी जमा करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको अटेस्टेशन और ये वो सारी करानी पड़ती हैं। तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए आप पासपोर्ट कॉपी जो है वो नोटराइज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल ही आपकी चल जाएगी। इसी तरह अगर ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वहाँ से जो ओरिजिनल होगा, उस तरह से। और पेरेंट्स के भी जमा सेम कराना है। अगर आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराएं और आपका पेरेंट्स के भी नाम उसी के ऊपर होंगे और आपका नाम भी होगा और डेट ऑफ बर्थ भी अगर मेंशन है और साथ आपका कंट्री मेंशन है, सिटीजनशिप कंट्री, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, वालिद और वालदा दोनों के अगर पासपोर्ट बने हो तो वो सबसे बेस्ट है, वो इजी है। तीनों कॉपीज़ लें तीनों की और फिर उनकी 3, अगर एम्बेसी टैक्स अप्लाई करें तो मतलब 4 कॉपीज़ हर एक की। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, ये है डिग्री, इसको हम कहते हैं डिप्लोमा या डिग्री, जो आपको FSC के बाद मिलती है, इवन मैट्रिक के बाद भी पाकिस्तान में मिलती है डिग्री। उसके ऊपर लिखा होता है कि आप फॉर एग्जांपल जो भी आपका नाम हो उसने मैट्रिकुलेशन किया या FSC इंटरमीडिएट एजुकेशन या जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कहते हैं वो कंप्लीट किया है विद दिस ग्रेड विद दिस मार्क्स इन दिस ईयर। ठीक है, तो ये सारा लिखा होता है, तो वो आपका होना लाजमी। आप इसके अंदर कुछ है आगे चीज़ चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या करवाने की ज़रूरत है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट का सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है स्टूडेंट्स को। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, आपने इसको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। रिज़ल्ट कार्ड मार्कशीट भी कहते हैं। मार्कशीट ज़्यादातर रिज़ल्ट कार्ड नाम यूज़ होता है, लेकिन मार्कशीट भी अगर आपके पास है तो जो ऑफिशियली इशू होती है फ्रॉम योर बोर्ड या
इंडिया में भी आई थिंक बोर्ड एग्ज़ाम ही होता है, तो वहाँ से भी ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल आपको एक रिज़ल्ट आने के बाद आपको इशू होती है हार्ड फॉर्म में प्रिंटेड विद मतलब अक्सर कलर्ड प्रिंट होता है आई थिंक, तो वो जो आपको स्कूल में आके रिसीव होती है वो होनी चाहिए। और फिर उसकी मतलब वो उसकी डेफिनेटली वो जो ओरिजिनल है वो तो आप जमा नहीं कराएंगे, लेकिन उसकी कॉपीज़ करके आगे बताता हूँ कि कैसे वो सारा आपने ऑथेंटिकेट या करवाना है चीज़ें। फिर प्रूफ ऑफ एज, अगर आपका यहाँ पे सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट के अंदर एज लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पे भी अटैच कीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है। अदरवाइज़ आप बर्थ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, लेकिन उसका भी इंग्लिश में होना ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में नहीं है तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएं और फिर उसको नोटरी करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसी ये बड़ा ट्रिकी काम है, पाकिस्तान में तो शायद मुश्किल मिले, लेकिन अगर वो नोटरी पब्लिक लायर होता है मतलब वकील होता है वो करके दे दे आपको, और साथ फिर वो एक पेज बना के देता है कि मैं ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ इसकी, या इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल है और इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। ये 11, 12 और 13 जो है ये सिटीज़न कोरियन सिटीज़न के लिए हैं जो बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, तो ये आपके लिए लोगों के लिए नहीं है, इसको स्किप कर दें। 14, अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या कोरियन लैंग्वेज का कोई टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप रिज़ल्ट जमा करा सकते हैं, तो इससे आपको 10% एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं अगर आपका ग्रेड अच्छा है तो। टॉपिक लेवल, अगर फॉर एग्जांपल इस ईयर आप फाइनल्स ये मतलब आपका रिज़ल्ट नहीं आया और अगले साल प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको कहूँगा, और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं लाइक 85, 88%, तो आप टॉपिक कर लीजिए। टॉपिक कोरियन लैंग्वेज होता है और ये आप YouTube से अगर कोरियन सीखें 5-6 महीने सही तरीके से, मैं अगर कहेंगे तो आपको वेबसाइट शेयर कर दूंगा एक वीडियो बना के, तो वहाँ से अगर आप कोरियन लैंग्वेज की प्रिपरेशन और YouTube से करना शुरू कर दें तो 6 महीने में आप इतना कर जाएंगे कि टॉपिक लेवल 2 तो आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है लैंग्वेज, लिखना और पढ़ना तो बहुत ही आसान है, फिर उसके बाद समझना भी साथ साथ बंदा आ जाता है जब लिसनिंग होती है। और हो सकता है आप कोरियन ड्रामे या कोरियन मूवीज़ भी देखते हो तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आपको ऑलरेडी उनके एक्सेंट वगैरह पता है। टोएक, टॉफल, आइल्स, इंग्लिश के जो ये ऑफिशियल टेस्ट होते हैं अगर ये भी हैं तो ये भी जमा करा दें। ज़रूरत नहीं है, ये देखें ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है, ये 14, 15, 16 ये ऑप्शनल है, अगर हैं तो जमा करा दें, नहीं है तो खैर है। अप्लीकेंट्स पासपोर्ट कॉपी अभी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जब आप सिलेक्शन अगर आपकी हो जाती है फिर ये लाजमी चाहिए होगा क्योंकि आपका वीज़ा इस पर लगेगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर वीज़ा मेरे पास नहीं है और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है और वीज़ा भी नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूं। भाई वीज़ा तो आपको तब मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई तब कर सकते हैं जब आपका ये स्कॉलरशिप हो जाए या आपका कोई और स्कॉलरशिप हो जाए या किसी जगह पर एडमिशन हो जाए, फिर आप जाएंगे एम्बेसी अप्लाई करेंगे, उससे पहले ये एप्लीकेशन तो जमा करा लें। और इसी तरह कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स वो वाले जमा कराएं जो आपके रिलेटेड है एजुकेशन से या बहुत अच्छे हैं, आप समझते हैं कि हाँ आपका कोई बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिला था आपको गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैट्रिक या एफएससी में, वो अच्छी चीज़ें हैं वो जमा करा दें। अदर सर्टिफिकेट्स में भी अगर कोई ऐसे सर्टिफिकेट हैं तो फिर उनको ऑथेंटिकेशन करवाना लाजमी है, मतलब उनकी टेस्टेशन वो कैसे होगी वो आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिटन इन आइदर इन कोरियन और इंग्लिश, ये जो सारे डॉक्यूमेंट ऊपर बयान हुए हैं ये आइदर इंग्लिश में होने चाहिए या कोरियन में, तो मोस्टली कोरियन इंग्लिश में होते हैं हमारे, कोरियन में तो नहीं होते पाकिस्तान में। इंडिया में भी इसी तरह है, साथ आई थिंक हिंदी भी होता है और साथ इंग्लिश भी लिखा होता है, तो दैट इज़ ओके। अगर कोई सर्टिफिकेट जो इंग्लिश में नहीं है, फॉर एग्जांपल वो हिंदी या उर्दू में है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या ऐसा, तो उसको फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी लाजमी है और फिर उसको आप ऑथेंटिकेशन भी करवाएंगे। ये सारी चीज़ें आप सही तरह से लिखें, डेट ऑफ बर्थ, नेम, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये क्योंकि आगे वीज़ा वगैरह में का होंगे यूज़, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से लिखें। कंप्यूटर में फिल करने का एक आसान मतलब अच्छी बात ये भी है कि आपकी कोई भी आप जब प्रिंट करने से पहले 2-3 बार उसको पढ़ेंगे, दोबारा से कोई गलती नज़र आती है आपको तो केयरफुली अगर रीड करें फिर उसको एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकमेंडर, तो एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, हु कैन प्रोवाइड थ्रू थॉरो असेसमेंट ऑन द एप्लीकेंट्स एकेडमिक एबिलिटीज। द रिकमेंडेड लेटर मस्ट बी सील्ड इन एन एनवेलप एंड बी सबमिटेड टू द एम्बेसी और यूनिवर्सिटी दैट कंडक्ट्स द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। तो आप यूनिवर्सिटी या एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो उसी को आप जमा करवाएंगे।
अब यूनिवर्सिटी ट्रैक और एप्लीकेशन में डिफरेंस है। एम्बेसी ट्रैक में, एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट मस्ट चूज एंड write 3 different universities and must include at least one university from type B. So this is must. If not, his or her application document will be excluded from an evaluation. तो आपका जो, अगर आप टाइप बी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करते 3 यूनिवर्सिटियों में, तो आपका वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस उन्हें ख़त्म कर देना है। तो बेहतर है ज़रूर आप 2 लिख सकते हैं टाइप ए, लेकिन टाइप बी से एक थर्ड वाली लाजमी लिखें। अच्छा, यूनिवर्सिटी ट्रैक का ये है कि यू कैन राइट ओनली 1 यूनिवर्सिटी। वहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेस ही एक यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट की है, तो वो तो एक ही हो जाएगा। अब जी आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑन सर्टिफिकेट्स, और सर्टिफिकेट्स के अंदर क्या क्या आएगा जो आपने ऑथेंटिकेशन करवानी है। उसके अंदर एक तो आपकी एफएससी का जो रिज़ल्ट कार्ड है और डिग्री है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये अभी एम्बेसी ट्रैक का जो एप्लीकेशन है उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट को तो वो काउंसलर ऑथेंटिकेशन चाहिए। अब ये मैं प्रोसेस बताता हूँ काउंसलर ऑथेंटिकेशन कैसे होगी। और जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो एम्बेसी ट्रैक के लिए फ़िलहाल नोटराइज्ड भी जमा करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया अपने फेसबुक पेज पे भी और अनाउंसमेंट में भी कि वो इंडिया में जो एम्बेसी है कोरियन, वो उसके अंदर नोटराइज डॉक्यूमेंट भी जमा करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए या इंडियन अपोस्टल्ड भी करवा सकते हैं, लेकिन अपोस्टल्ड थोड़ा महंगा होता है, तो नोटराइज ज़्यादा आसान है और जल्दी हो जाएगा। काउंसलर ऑथेंटिकेशन पाकिस्तानियों के लिए लाजमी है, चाहे वो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करें या यूनिवर्सिटी ट्रैक से। लेकिन इंडियन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए काउंसलर ऑथेंटिकेशन लाजमी है। तो लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स भी मतलब डिफरेंट हैं, बाद में हैं, अक्टूबर के एंड में हैं, मतलब अक्टूबर 20 के बाद हैं ज़्यादातर। तो आप ये करवा सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनको काउंसलर ऑथेंटिकेशन लाजमी चाहिए उसमें है, अगर तो आप एफएससी और मैट्रिक दोनों के रिज़ल्ट कार्ड और डिग्रीज जमा करा रहे हैं तो आपको दोनों की काउंसलर ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एफएससी का आपके पास रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री आप जमा करवाना चाहते हैं तो फिर उसी की आपको मतलब ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो अगर आप विज़िट कर ही रहे हैं, ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैट्रिक और एफएससी दोनों को जमा करा दें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय काउंसलेट और अपोस्टल बिफोर सबमिशन। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट होंगे, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा वो भी आपको काउंसलर ऑथेंटिकेशन कराना है, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी होगा। आप उनसे पूछिएगा एम्बेसी फ़ोन करके कि ये वाले सर्टिफिकेट कैसे होंगे। लेकिन डिग्रीज़ के लिए और रिज़ल्ट कार्ड के लिए मैं बता देता हूँ, मार्कशीट के लिए काउंसलर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि एम्बेसी के अंदर एक ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके वो जो वहाँ पे पर्सन होता है काउंसलर, वो आपकी डिग्री और आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपकी जो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आप एफएससी की डिग्री ओरिजिनल लेके गए, साथ आपने कॉपीज़ लेके जानी है, तो आप जो कॉपी लेके जाएंगे वो और ओरिजिनल को मैच करेगा और आपकी जो कॉपी है उसके ऊपर स्टैंप और साइन करेगा और डेट लगाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अब इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले इसके लिए आपको जाना है बोर्ड में। अगर आप मैट्रिक के भी साथ, मतलब 10th ग्रेड के भी साथ करवा रहे हैं तो, और एफएससी की भी, तो आपको दोनों करवा लें, वो भी बेहतर है। तो वहाँ पे पहले ये होता है आपका, सबसे पहले कहाँ पे, बोर्ड में। बोर्ड के अंदर से एफएससी या मैट्रिक जो भी आप डिग्री जमा करा रहे हैं वो ऑथेंटिकेट होगी। उसके साथ अच्छा, पहले सबसे पहले जब आप पहली दफ़ा अगर करवा रहे हैं ना, तो फिर आपको ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं। जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल डिग्री है, रिज़ल्ट कार्ड है या मार्कशीट है, वो साथ रखेंगे। पहले वो ओरिजिनल को करेंगे साथ, फिर आप उनको कहेंगे कि सर मुझे 1 या 2 या 3 कॉपीज़ करा लें। बेहतर है 2 से 3 कॉपीज़ करवा के रख लें एक्स्ट्रा भी, क्योंकि उसके अंदर फ़ायदा यह है कि आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे विद इन 6 मंथ, तो वो यूज़ हो जाएगी। तो अब वो ओरिजिनल हर सूरत में उन्होंने पहले ऑथेंटिकेट करनी है, उसके अलग से चार्जेस होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल 500 अगर उसके चार्जेस हैं, तो जो कॉपी आपकी टेस्ट करेंगे उसके 200 चार्जेस होंगे, 200 रुपये, ठीक है। तो आप कहें कि एक मैंने ओरिजिनल टेस्ट करवाना है और साथ मैंने फॉर एग्जांपल 2 या 3 कॉपीज़ करवानी है, तो वो 3 कॉपीज़ भी टेस्ट कर देंगे और ओरिजिनल की भी बैक साइड पे स्टैंप लगा देंगे।
अब वो आपको आप उनको बताएं कि मैंने आगे आईबीसीसी से भी टेस्ट करवानी है, तो वो आपको एक लेटर बना के देंगे। लेटर के अंदर वो क्या लिखते हैं वो नहीं पता, लेकिन वो सील्ड होता है, और आई थिंक उसके अंदर एक फॉर्म होता है, 2 फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि इस बंदे ने, इसका ये नेम है, इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इन मैट बोर्ड ये है, और अब ये इसने अथेंटिकेट करवाई है ये डिग्री। अगर आपके पास ये आता है अथेंटिकेशन के लिए, तो आप भी इसको अथेंटिकेट कर दें, क्योंकि हम इसको टेस्ट करते हैं और ये रियल है। तो वो जो फ़ोटो कापीज़ होंगी और ओरिजिनल वो लेके आप आईबीसीसी ऑफिस जाएंगे। पाकिस्तान में आईबीसीसी ऑफिस काफ़ी सारी जगहों पे हैं, उसमें लाहौर भी है, इस्लामाबाद है, बहावलपुर है, कराची में है, कोयटा, पेशावर, ये 6 सेंटर हैं, 6-7 जो मुझे याद है। वेबसाइट इनकी है ibcc.edu.pk, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। ये देखें इन्होंने ई पोर्टल भी बना दिया है। तो अब ई पोर्टल की डिटेल आपको पढ़नी होगी अपने वेब पोर्टल पे, या कैसे ये हो सकता है। ई पोर्टल का मतलब ऑनलाइन भी कुछ इन्होंने शुरू किया है, लेकिन मुझे अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जब मैंने करवाया था, या लास्ट टाइम जब मेरे भाई ने करवाया था, तो वो ये था, ये रूल्स अटेस्टेशन के हैं, तो इसके अंदर ये सारा। अब आईबीसीसी वाले भी आपको अथेंटिकेट करके दे देंगे ये डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आप करवाना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉपीज़ भी साथ आप रखें कि सर मैंने कॉपीज़ भी करवानी है 2-3। अब कॉपीज़ करवाने का मकसद ये है क्योंकि आपने जमा वो कॉपी करवानी है जो अथेंटिकेट हुई है, लेकिन उस कॉपी को अथेंटिकेट करवाने के लिए ओरिजिनल का अथेंटिकेट करवाना या टेस्ट करवाना भी लाजमी है, ठीक है। तो उस दोनों के लिए चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वहाँ पे। आईबीसीसी से जब ये हो जाएगा, फिर आप जाएंगे मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अब आईबीसीसी बोर्ड का मुझे नहीं पता कितने दिनों में देता है, लेकिन आईबीसीसी जो है वो 1 दिन में, मतलब आप 1 दिन जमा कराते हैं, नेक्स्ट दिन आपको वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं डायरेक्टली। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, इस तरह से होता था। अभी भी आई थिंक ये ऐसे ही करते हैं कि तो आपको ये कहेंगे कि अगली सुबह आप आएँ और हम आपको ये दे देंगे टेस्ट हुआ डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई मतलब लेना है जल्दी तो। और जो बोर्ड है आई थिंक वो सेम दिन में कर देता है। और मोफा में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको जमा एक फॉर्म फिल करना होगा, कुछ फ़ीस पे करनी होगी, और उनको वहीं पे फॉर्म में बताना होगा कि आप कितनी कॉपीज़ टेस्ट करवा रहे हैं, ओरिजिनल टेस्ट करवा रहे हैं। तो वो आपको तकरीबन 2 आवर्स का टाइम देते हैं, लेकिन मोस्टली 45 मिनट्स 1 आवर में आपको करके दे देते हैं। तो ये हो गया जी मोफा से टेस्ट। उसके बाद मोफा से टेस्ट करवाने के बाद आप कोरियन एम्बेसी विज़िट करेंगे। कोरियन एम्बेसी में आप लेके जाएंगे अपना ओरिजिनल टेस्ट हुआ और जो कॉपी टेस्ट हुई है, ठीक है, 1 है या 2 है या 3 है, जितनी भी करवानी है आपने, वो टेस्ट उनको कहें कि हमने काउंसलर अथेंटिकेशन करवानी है, तो वो वहाँ से आपको टेस्ट करके दे देंगे। अब आपने जो ओरिजिनल सारे अगर आपने 3 कॉपियाँ करवाई हैं टेस्ट, तो तीनों कॉपियाँ नहीं भेजनी आपने। वो जो एक कॉपी है जिसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है, ओरिजिनल नहीं, कॉपी जो टेस्ट हुई है, जिसके ऊपर सारे बोर्ड, आईबीसीसी और मोफा और फिर काउंसलर अथेंटिकेशन हो चुकी है, उस कॉपी की और मज़ीद 3 कॉपियाँ करवाएं फॉर एम्बेसी ट्रैक। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक करा लें तो वो एक ही कॉपी है, अगर एम्बेसी ट्रैक में तो उस अथेंटिकेटेड कॉपी या अटेस्टेड कॉपी की 3 कॉपीज़ करवा के साथ अटैच करनी है, ठीक है। तो जो अटेस्ट हुई डॉक्यूमेंट हैं काउंसलर अथेंटिकेशन के बाद, वो ओरिजिनल ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि मैंने सारा ये एक्सप्लेन कर दिया, और इसमें टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो इसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं आगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट सिग्नेचर लाजमी है, ठीक है। आप जब प्रिंट आउट कर लेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट जो नीचे जहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर उन्होंने मांगे हैं, वो सिग्नेचर आपने लाजमी करने हैं विद पेन। एम्बेसी ट्रैक स्टार्ट डेट एंड डेडलाइन विल बी डिसाइडेड टू ईच एम्बेसीज डायरेक्शन। पाकिस्तान में 30 सितंबर है एम्बेसी की जो डेडलाइन है, और इंडिया में 8 अक्टूबर है, और बाकी कंट्रीज़ की आई थिंक आप चेक कर सकते हैं कोरियन एम्बेसी इन योर कंट्री। यूनिवर्सिटी ट्रैक की जो डेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 20 से 22 के दरमियान है अक्टूबर की। मैंने 2, 3, 4 चेक की है यूनिवर्सिटीज़, उनमें 22 लिखा हुआ आ रहा था। तो ये हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होगी, हर यूनिवर्सिटी की सेम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह एम्बेसी की जैसे डिफरेंट है।
ये जो सबमिट करवाना है इसका क्या है, एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी में हैव डिफरेंट पॉलिसी, हाँ ये सही है। अगर आप एम्बेसी से अप्लाई करें तो एम्बेसी की भी गाइडलाइंस पढ़ लें, लेकिन ये वाली गाइडलाइन सारी सेम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल डेडलाइन डिफरेंट हो सकती है, कोई एक आध डॉक्यूमेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल वो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दें या FRC लाजमी कह दें, इस तरह की चीज़। अच्छा, if a university requires additional document, applicant must submit those material directly to the university and please contact each university for submission deadline on those additional materials। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको कोई डॉक्यूमेंट कहेगी तो आपने डायरेक्ट जमा कराना है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन ऑर्डर फॉर द चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट गिवन है, उस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट करनी है। जो फॉर्म नंबर फॉर एग्जांपल 1 है वो पहले आएगा, फिर फॉर्म नंबर 2 उसके नीचे, फॉर्म नंबर 3 उसके नीचे, फिर फॉर्म नंबर 4, फिर फॉर्म नंबर 5, फिर फॉर्म नंबर 6, ये एक दूसरे के नीचे आएंगे, एक एक कॉपी, ठीक है। फिर इसी तरह जो आपने ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ करवाई हैं, डॉक्यूमेंट है आपका, सिटीजनशिप प्रूफ है या वो चेक लिस्ट के अंदर जिस तरतीब से दिए गए उसी तरतीब से नीचे रखते जाना है। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड एज A4 साइज, ठीक है, A4 साइज होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट A4 साइज से नीचे छोटा है, अटैच इट ऑन अ ब्लैंक A4 पेपर साइज पेपर। अगर A4 से छोटा है वो तो उसको फिर A4 के ऊपर स्टेपल कीजिए और साथ फिर वहाँ पे जमा कराइए, ठीक है, क्योंकि वो एक फोल्डर टाइप बनाते हैं तो उसमें से वो गिर सकता है। प्लीज नंबर एंड लेबल ईच डॉक्यूमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसक्रिप्ट है या रिजल्ट कार्ड है तो 9 आगे लिखें ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे ऊपर, जैसे ये डॉक्यूमेंट है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 ट्रांसक्रिप्ट या 9 ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर्म नंबर 1 है तो यह लिखेंगे 1 डॉट फॉर्म 1। तो ये इस तरह की चीज़ें भी छोटी मोटी आपको करने वाली हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, कैसे सिलेक्शन होगी फ़िलहाल ये हुई अनाउंसमेंट वगैरह मैं स्किप कर रहा हूँ कि कोई मेजर चीज़ें इसमें कवर होनी चाहिए जो ज़्यादा फ़िलहाल रिलेटेड नहीं है, वो मैं स्किप कर देता हूँ। और मेरा मकसद है कि आपको गाइड किया जाए कि अप्लाई कैसे करना है, बाकी जो सिलेक्शन है वो तो उन्होंने कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास टॉपिक है या इंग्लिश सर्टिफिकेट है तो वो उसका फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब आपके फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट हैं, एक आप हैं और एक और स्टूडेंट है, दोनों के अब जो उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, मार्क्स FSC मार्क्स नहीं, जो उन्होंने एक क्राइटेरिया डेवलप किया हुआ है कि इतने मार्क्स FSC में इतने परसेंटेज में मिलेंगे, प्लस आपका ये डॉक्यूमेंट कितने मार्क्स अच्छा है तो 10, बुरा है तो मतलब 4, अगर नॉर्मल है तो 5 और गुड है तो 8, तो उससे कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ 100। अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल दूसरे 2 या 3 कैंडिडेट्स के इक्वल आ रहे हैं और सीट एक है, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स हैं 3 कैंडिडेट के और सीट एक है अवेलेबल, तो अब उन्होंने कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग वालों को प्रेफरेंस देंगे, एम्बेसी ट्रैक वाले। लेकिन अगर फिर भी बराबर मतलब फिर भी किसी का बराबर है तो फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले सेकंड राउंड में क्या करेंगे, जिसके पास अगर कोरियन लैंग्वेज लेवल 3 होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे, 10 मार्क्स। या फिर आपके पास इंग्लिश अगर आइल्स है 6 और 5.5 मिनिमम तो फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। और 2024 से इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा मार्क्स देंगी इवन सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी, ठीक है। तो अगर 2024 में अगर किसी का प्लान है अप्लाई करने में तो ये मस्ट होने चाहिए उनके पास, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेडिकल असेसमेंट आपने खुद ही करनी है, उसमें जस्ट येस और नो आपने आंसर देना है और नीचे साइन करने हैं। स्कॉलरशिप पीरियड मैंने बता दिया कि बैचलर की डिग्री जितनी आपकी होगी, फॉर एग्जांपल 4 साल का BS है आपका प्लस 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज, तो ये आपको 5 साल मिलेगा। अगर आपका मेडिकल या आर्किटेक्चर 5 साल का है प्लस 1 ईयर कोरियन तो 6 साल, और मेडिसिन 6 साल का है तो 6 साल प्लस 1 साल 1 ईयर 7 ईयर। एसोसिएट डिग्री मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी 2 साल या 3 साल आपकी डिग्री होगी प्लस 1 ईयर आपका कोरियन लैंग्वेज होगा। और स्कॉलरशिप पीरियड ये आपको एक लेवल 3 एटलीस्ट आपको 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज के बाद अटेंड करना होगा। ये बहुत आसान है, इतना मसला नहीं है। आप सिर्फ अगर कोरियन लैंग्वेज क्लासेस लेते रहें और ड्रामे वगैरह देखते रहें तो आराम से आपको ये आ जाता है। सिर्फ आपको रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए, फिर बाकी लिसनिंग और वो सारी चीज़ें आप मूवीज़ यूट्यूब इस तरह की चीज़ें जो है ये, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं आपके 3-4 घंटे रोज़ाना लेक्चर होगा और उसके बाद टेस्ट भी होते हैं छोटे मोटे और फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के अंदर एयर फेयर मैंने बता दिया, टिकट आपको स्टार्ट में एंड में मिलेगा। सेटलमेंट अलाउंस $200 आपको तकरीबन मिलेगा, 2 लाख कोरियन वन। मंथली अलाउंस 9 लाख कोरियन वन, ये $800 बनता है ऑलमोस्ट।
तो ये आपको मिलेगा। इसमें से आप मंथली अलाउंस में से आप 800 अगर फॉर एग्जांपल डॉलर या 9 लाख मिल रहा है तो ये आपका 5 से 6 लाख तक खर्चा आएगा। बाकी जो 3 लाख होगा वो आपकी सेविंग होगी, क्योंकि इतना खर्चा नहीं है यहाँ पे। आपको नॉर्मल लाइफ रहनी है यहाँ पे, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, मतलब बस जो ज़रूरी खर्चा है वो करेंगे या थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट। फुली एंटरटेनमेंट अगर सोचेंगे कि भाई मौजें उड़ाओ, बिल्कुल पैसा उड़ा के रखो, तो फिर इसमें गुजारा नहीं होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ जैसे हम अपने पाकिस्तान में या इवन पाकिस्तान से तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे लाइफ हम फिर भी गुजारते हैं, और फिर भी हम 300-400 डॉलर यहाँ पे बचा लेंगे। कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स, अगर आपका टॉपिक लेवल 5 और 6 है तो ये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, और डिग्री कंप्लीशन पे आपको $100 मिलेंगे। लैंग्वेज आपकी फ़ीस वो खुद पे करेंगे, ट्यूशन फीस आपकी वो खुद पे करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी कवर हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। फ़्लाइट्स आपको देंगे, PCR टेस्ट आपका लाजमी होगा, और सेल्फ क्वारंटाइन बिफोर डिपार्चर ये चीज़ें वो नहीं करेंगे। और इसके अलावा मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या वो पाकिस्तान इधर कोरिया में क्वारंटाइन का कोई सीन है, क्योंकि अब फुली वैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर कोविड वैक्सीन कराई हुई है सब ने। तो अगर आपने कोविड वैक्सीन करवाई हुई है तो आपको यहाँ पे क्वारंटाइन होने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, जल्दी ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपका होगा वो शायद अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया। ये जी हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन तमाम। इसके बाद ये चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट में यहाँ नाम लिखना है, मतलब सरनेम मतलब होता है लास्ट नेम आपका। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया मोहम्मद अली ख़ान, तो ख़ान आपका सरनेम है, मोहम्मद आपका गिवन नेम और अली आपका मिडिल नेम है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, 2 नाम है, मतलब मोहम्मद अली है तो अली यहाँ आएगा और मोहम्मद यहाँ आएगा। इसी तरीके से अपना नाम अप्लाई कर दें। और यहाँ पे कंट्री लिखें, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका कंट्री, और बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर क्लिक कर दें, और अदरवाइज एसोसिएट डिग्री। इसको बेहतर है कि आप प्रिंट आउट करके बाद में यहाँ तक आप लिख लें, यहाँ तक, और बाकी आप बाद में प्रिंट आउट के बाद पेन के साथ यहाँ लिख दें। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे येस, बिकॉज आपको ये काउंसलर अथेंटिक, ये नोटराइज्ड मीन काउंसलर अथेंटिकेशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, और इवन इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो एम्बेसी ट्रैक से तो नोटराइज जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करेंगे तो उनको काउंसलर अथेंटिकेशन या अपोस्टल्ड होता है इस डॉक्यूमेंट, वो चाहिए। पाकिस्तानी अपोस्टल्ड नहीं करवा सकते, उनको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है जो इंटरनेशनली है। तो आपको हमेशा काउंसलर अथेंटिकेशन ही चाहिए होगी एम्बेसी से। तो यहाँ पे येस लिख दें। अगर एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है तो यहाँ पे भी येस लिखना है, 3 एक्स्ट्रा कॉपी, एक जो आपकी मतलब जिस पे टेस्टेशन हुई है वो, और फिर उसकी 3 कॉपीज़ यहाँ पे येस लिखना है। इसी तरह फॉर्म जो हैं ये सारे एक ओरिजिनल जमा कराना, फिर उसकी 3 कॉपीज़, ये सारे प्रिंट आउट ले लें और साहब के नीचे 4 कॉपीज़ के नीचे साइन करते जाएँ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरतीब रखनी है आपने। ए फॉर्म नंबर 1 पहले आएगा, फिर उसके नीचे पर्सनल स्टेटमेंट, फिर स्टडी प्लान, और इस तरह से नीचे नीचे रखते जाएँ। ये जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, मेन फॉर्म नंबर 1, जहाँ पे मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ ए और बी आप एम्बेसी के लिए सिलेक्ट करनी है, और एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइप बी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन ये इस तरह की लिखी गई हैं इसके अंदर, ये मैंने हाईलाइट किए, इनको डिलीट हो जाएंगी जब यहाँ आप क्लिक करेंगे ना वर्ड फॉर्म में। ये मैं आपको अगर वर्ड फॉर्म के अंदर इसको दिखा दूँ तो ये आपकी ये डिलीट हो गए। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल हानयांग यूनिवर्सिटी लिखी है, तो फिर फील्ड ऑफ स्टडी डिपार्टमेंट और अदर्स मेजर इंजीनियरिंग वगैरह मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीज़ें कर देनी है आपने। तो ये मैंने इंग्लिश वाली जो वीडियो थी उसके अंदर कवर कर लिया हुआ है। और ये देखें, यहाँ पे आपने एप्लीकेंट्स नेम लिखना है, सिग्नेचर करना है, डेट यहाँ पे ईयर आएगा 2021, यहाँ पे 09 मंथ है, और फॉर एग्जांपल आज की डेट है 22 अभी, तो 22 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, एप्लीकेंट्स नेम्स फॉर मोहम्मद अली ख़ान, सिग्नेचर यहाँ पे कर दें। सिग्नेचर जहाँ पे लिखें उसके ऊपर कर दें, उसके आगे कर दें, या उसके यहाँ पे नीचे कर दें। हमेशा बेहतर होता है कि यहाँ पे ऊपर करके या यहाँ पे साथ ही अटैच यहाँ पे साइन कर दें। पर्सनल स्टेटमेंट आपको 1 पेज यहाँ पे लिखनी है। आप 2 पेज तक इसको लेके जा सकते हैं, ये लिमिट नहीं है यहाँ पे 1 पेज की। अगर आप इसको लिखते जाएंगे तो ये मूव करता जाएगा नीचे की तरफ। और इसी तरह स्टडी प्लान जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे द मस्ट बी सिंगल पेज विद इन द फॉन्ट साइज। तो ये आपको ये भी फिल आउट करना है, और ये तकरीबन 1 पेज ही अगर रहे तो
बेहतर है ये वाली आप डिलीट कर देंगे। ये चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर, ये रहेगा, ये जो इसके अंदर है, और यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, और इसका भी ये वाली भी डिलीट कर दें और ये वाली भी चीज़ें भी डिलीट कर दें। ये आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए दिए गए हैं, ठीक है। बाकी जो आपने लिखना है वो इसके अंदर लिखना है, और इस चीज़ को भी डिलीट कर दें। कुछ लोग कह रहे थे सर स्पेस कम है। आप जब अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 1 पेज की जो स्पेस है आप खुद लिखें तो आपको लग पता जाएगा, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 1 से 2 पेज अगर आप 1 पेज लिख लेते हैं, 1.25 पेज, तो काफ़ी है। 1 पेज और 1 पेज और 1 पैराग्राफ मज़ीद ऐड कर दें तो दैट इज़ इनफ। तो ये तो वैसे ही छोटा है, इसको तो 3 क्वेश्चन है, उनके आंसर है। 1 पैराग्राफ, 1.5 पैराग्राफ यहाँ पे, फिर 1-2 पैराग्राफ यहाँ पे छोटे से, और 1 पैराग्राफ यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे नेम, साइन। रिकमेंडेशन लेटर वाला जो मैं कह रहा था, यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम, बल्कि ये एप्लीकेंट्स है, ठीक है। आपका नेम, सरनेम और या लास्ट नेम और गिवन नेम, और नेशनैलिटी, डिग्री प्रोग्राम, और इंटेंडेड मेजर। इंटेंडेड मेजर में आप लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आगे फिर लिख देंगे स्लैश करके या लाइन लगा के, डैश लगा के इंजीनियरिंग, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके टीचर या प्रिंसिपल जो भी है उनका नेम, फिर उनके सिग्नेचर प्रिंट आउट करके सिग्नेचर ये करेंगे। फिर यहाँ पे डेट वो लिखेंगे, फिर उनकी पोजीशन, वो अगर क्या साइंस टीचर हैं, मैथ टीचर हैं, बायो टीचर हैं, जो भी हैं। फिर उनके स्कूल का नेम, फिर एड्रेस, उन स्कूल का एड्रेस लिखना है, ठीक है। जिप कोड ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन अगर जिप कोड लिख दें तो ठीक है। पोस्टल कोड होता है ये, जहाँ पे आपको पोस्टल, एक जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके हर एक पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। जैसे फ़ोन, हर सिटी का फ़ोन नंबर कोड होता था, जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उसी तरीके से जिप कोड भी पोस्टल कोड होता है। ईमेल आईडी उनका लाजमी यहाँ पे लिखना, और उनका फ़ोन नंबर। अगर वो अपना फ़ोन नंबर, मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं देना चाह रहे, तो आप उनको कहेंगे अपने ऑफिस या स्कूल का जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे प्लीज़ लिखते हैं। वो आप शुरू करेंगे पाकिस्तान के लिए +92 कोड और फिर आगे नंबर, इंडिया के लिए +91 कोड और फिर आगे नंबर। इसी तरह से यहाँ पे ईमेल एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस है, फिर @gmail और जो भी है। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है, मैंने हाईलाइट कर दिए, ये आप पढ़ सकते हैं। ये असेसमेंट फॉर्म बहुत आसान है, इसको प्रिंट आउट कर लें और यहाँ पे पेन से, ब्लू पेन से टिक 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 करते जाएं, और सारों को इनको बॉक्स को टिक करना है आपने। ये 15 बॉक्स हैं, ये टिक करके ये नीचे जाएगा। यहाँ पे आपने फिर एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्री पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है फुल, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं। मेडिकल असेसमेंट में यहाँ पे आपका मेल और फीमेल जो भी हैं, हाइट लिखनी है सेंटीमीटर में, वेट लिखना है, येस और नो में आंसर देना है। अगर येस लिखेंगे तो यहाँ पे रीज़न भी कुछ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। डू यू हैव एलर्जीज लाइक नो, डू यू हैव हाइपरटेंशन नो, डायबिटीज़ नो, हेपेटाइटिस नो, या कभी सफ़र किया है इस तरह से, ये सारा, अल्कोहल पीते हैं नो, स्मोकिंग करते हैं नो, सीरियसली इंजर्ड कभी हुए हैं नो, हॉस्पिटलाइज कभी हुए हैं, यहाँ पे येस भी लिख सकते हैं, नो भी येस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्यों। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मेरी कोई सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी का यहाँ लिख दें, उसका मसला नहीं है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ कोई है तो येस लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें क्या फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है। तो इससे आपका बैड इम्पैक्ट नहीं होने वाला, सिर्फ वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशन है क्या। और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए, तो नो लिख दें, अगर नहीं ले रहे तो अदरवाइज यस लिख के आगे लिख दें। डाइट कोई स्पेशल है आपके लिए तो यस और नो में आंसर देंगे। प्रेग्नेंट, ये तो मेरे ख्याल में हर किसी का नो ही होगा। तो डेट यहाँ पे लिख दें, एप्लीकेंट्स नेम लिखते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। तो ये हो गया, ये कन्वर्जन टेबल है, और ये हमारा तकरीबन एंड हो गया इस वीडियो का। ये कन्वर्जन टेबल की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आम लोगों को। ये अगर जीपीएस सिस्टम किसी कंट्री में है तो वो यहाँ से देख के लिमिट में फिर 100% और परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ऐसी वीडियो उर्दू हिंदी में मज़ीद चाहिए तो आप हमें बता दें, ताकि हम कोशिश करें कि एक आध वीडियो, 2 वीडियो और बना दी जाए और आपको जल्द अज जल्द गाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसके अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है बोथ यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड
एम्बेसी टैग। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं दोनों के लिए। और मज़ीद चीज़ें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख दीजिए। सवाल लिखते हुए, क्वेश्चन लिखते हुए प्लीज़ जो लैंग्वेज आपको ईजी लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन उर्दू, रोमन हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप समझते हैं कि आप क्लियरली लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, तो उसके अंदर लिखा करें। क्योंकि सम टाइम आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं और उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पूछना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई ट्राई टू यूज़ सिंपल इंग्लिश, उसके अंदर कोई ख़ास ज़्यादा वोकेबलरी में नहीं यूज़ करता एडवांस लेवल की। तो उसके अंदर भी आपको उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप थोड़े बहुत ये प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में आसानी भी हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। और एक काम जो आप लोग में से कुछ नहीं कर रहे लोग, वो ये है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक नहीं कर रहे लोग और सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ रही। मतलब अभी तक हमारा जो व्यूज़ हैं वो 77% ऐसे लोग देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमें। तो इससे थोड़ा सा दुख तो होता है ना, फिर हैं थोड़ा अरमान तो लगता है ना। इससे कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब का एक बटन है, उस पर बस क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप फेसबुक पे अपना शेयर कीजिए इस लिंक को ताकि दूसरे भी देख सकें। और ये मत सोचें कि अगर किसी और को पता चल गया तो आपका स्कॉलरशिप नहीं होगा। आपका अगर लिखा है ना स्कॉलरशिप और अगले किसी और बंदे का 92% है और आपका 82% है, फिर भी आपको मिल के रहेगा। तो इसकी टेंशन ना लिया करें, ठीक है। नीयत साफ तो सब मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से चीज़ें छुपाने से आपको नहीं मिलेंगी। मतलब आपके हिस्से में अगर नहीं लिखा, आपके लक में नहीं लिखा, तो फिर नहीं मिलने वाला। अगर लक में आपका लिखा हुआ है और आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं तो आपको ही मिलना है, वो किसी और को नहीं मिलेगा। आज का यही मैसेज है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको है वो दूसरों तक पहुंचाएं। इसको अपने फेसबुक और अपने ट्विटर, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या स्कूल में लोगों को बताइए कि इस तरीके से वीडियो है, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और इस साल अगर अप्लाई नहीं कर रहे, अगले साल अप्लाई करने की आपको है, आपकी प्लानिंग है, तो उसके लिए भी ये वीडियो भी देखें। और फिर नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारे इसी तरह से जो क्योंकि हर साल प्रोग्राम्स और चीज़ें सारी डिफरेंट होती जाती हैं। तो वो चीज़ें जो डिफरेंट होती हैं वो कोशिश करते हैं कि अपडेट करें और फिर उसके मुताबिक एक वीडियो, 2 वीडियो, जितनी भी वीडियोस रिक्वायर्ड हों बनाएं। क्योंकि ये वीडियो मैंने शॉर्ट नहीं बनाई क्योंकि इसके अंदर मेरा कोशिश थी कि उर्दू हिंदी में एक ही वीडियो बनाई जाए। या अगर आप लोग कहेंगे कि आपको डिपार्टमेंट्स फाइंड आउट करने में मसला आ रहा है या आपको मसला आ रहा है फॉर्म फिल करने की, तो फिर मैं कोशिश करूँगा तो जल्द से जल्द 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो थोड़ी लेंथी होंगी, 20, 25, 30 मिनट और वो डाल दूँ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।